वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला बोहाग बिहू का पहला दिन गोरू बिहू किसे समर्पित होता है? तो इसका आंसर है मवेशियों को, जिसमें गाय और बैलों को ज़्यादातर ये चीज़ समर्पित होती है क्योंकि खेती के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है। बंगाली नववर्ष पाहेला बोईसाख के अवसर पर व्यापारियों द्वारा नए खाते शुरू करने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो आंसर है हाल खाता। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डीप टेक स्टार्टअप की श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है। भारत ने किस वर्ष कोको उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आंसर है 2040 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के मांड्या जिले में किस मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर है गुरु भैरवैक्य मंदिर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विकास के लिए कितने बिंदुओं वाले विकास एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो आंसर है 9 सूत्रीय एजेंडा की रूपरेखा इन्होंने प्रस्तुत की है। वर्ष 2026 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP31 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है टर्की। अप्रैल 2026 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर है अनंत स्वरूप जी। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर है सम्राट चौधरी जी। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस बैक्टीरिया का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को पार्किंसंस की दवा लेवोडोपा में परिवर्तित किया है? आंसर है ई कोलाई। और चीन द्वारा प्रस्तावित 120 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग किन दो प्रमुख तटीय शहरों को आपस में जोड़ेगी? आंसर है डालियान और यानताई। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व आवाज़ दिवस 2026 का मुख्य थीम क्या रखा है? तो आंसर है हमारी आवाज़ों की देखभाल। यह दिन मानव आवाज़ के महत्व और संचार में इसकी भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1999 में ब्राज़ील से हुई थी, जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अब इसे दुनिया भर के ENT यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट्स मतलब गला विशेषज्ञों और गायकों द्वारा मनाया जाता है। 2026 की थीम इस वर्ष का विषय हमारी आवाज़ की देखभाल है, जो मुख्य रूप से आवाज़ के स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकारों से बचाव पर केंद्रित है। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त पानी पीना, आवाज़ पर अधिक दबाव न डालना और गले में किसी भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसका उद्देश्य शिक्षकों, वकीलों और गायकों जैसे पेशेवरों को उनकी आवाज़ की शक्ति और सुरक्षा के प्रति शिक्षित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाली भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई के लिए सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो आंसर है 91,000 करोड़ रुपीस, 91,000 करोड़ रुपए का सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधिसूचित कर दिया है। यह भारत की पहली वास्तविक चिप निर्माण इकाई होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट में 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगभग 66.16 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक चिप आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करना है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक स्मार्ट औद्योगिक शहर है
जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत से बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण इस उच्च तकनीकी विनिर्माण के लिए चुना गया है। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भूमिका विशेष आर्थिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ व्यवसायों को कर छूट, शुल्क मुक्त आयात और सरल नियामक प्रक्रियाएं मिलेंगी, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। ठीक है। टाटा के अलावा माइक्रॉन 13,000 करोड़ और केन सेमीकंडक्टर 618 करोड़ रुपए वैल्यू वाली जैसी कंपनियां भी भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में महासचिव PC मोदी द्वारा घोषित नए उपाध्यक्षों के पैनल में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो आंसर है 6 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। राज्यसभा ने अपने उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है, जो 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। पैनल की संरचना कैसी है? तो इस 6 सदस्यीय पैनल में विभिन्न दलों के नेता शामिल हैं, जैसे भाजपा के दिनेश शर्मा, S फाग्नोन कोन्याक और घनश्याम तिवारी जी। ठीक है। और कांग्रेस के फूलू देवी नेताम जो हैं इसमें शामिल हैं, और AIADMK के M थम्बी दुरई शामिल हैं, और बीजेपी के सम्मित पात्रा जी इसमें शामिल हैं। जब सदन के सभापति यानी उपराष्ट्रपति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं, तब इस पैनल का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते समय इनके पास सभापति के समान ही शक्तियां होती हैं, जैसे व्यवस्था बनाए रखना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना। ठीक है। यह एक अस्थायी संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि सदन की कार्यवाही को बिना किसी बाधा के चलाने के लिए एक लचीली व्यवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में पेश किए गए संविधान का 131वां संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन सुधार। ठीक है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसके पक्ष में 251 और विरोध में 185 वोट पड़े। इस विधेयक के अनुसार परिसीमन यानी डेलिमिटेशन के बाद लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। कुल सीटों में से 1/3 यानी 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यह व्यवस्था 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर लागू होगी। सरकार ने 3 संबंधित विधेयक पेश किए हैं, 131वां संशोधन, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। ठीक है। विपक्षी दलों, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों की पार्टियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि परिसीमन को आरक्षण से जोड़ने से इसके लागू होने में देरी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार पश्चिम बंगाल में किन व्यक्तियों को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने का पात्र माना गया है? तो आंसर है वे जिनके नाम हटाने के खिलाफ अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के नाम हटाने के खिलाफ की गई अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण यानी अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिया है, तो उसे तुरंत मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोर्ट में अपील किया कि ये जो हैं वोट देने लायक हैं, तो अगर कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे जो है मतदान करने का अधिकार तुरंत से प्राप्त हो जाता है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे बिना किसी देरी के पूरक मतदाता सूची यानी सप्लीमेंट्री लिस्ट को अद्यतन यानी अपडेट करें, ताकि सफल अपील वाले नागरिक वोट डाल सकें। कोर्ट ने उन लोगों को मतदान की अनुमति देने से इनकार कर दिया है जिनकी अपीलें अभी लंबित हैं। कोर्ट का मानना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। राज्य ने वर्तमान में 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास लगभग 34 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं।
इन न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर रहे हैं। भारत में मतदाता सूचियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने भारत से किस कृषि उत्पाद का आयात फिर से शुरू किया है, जिसे पहले जीएमओ यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित अंशों की चिंताओं के कारण रोक दिया गया था? तो आंसर है टूटा हुआ चावल। चीन ने भारत से टूटे चावल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। इससे पहले चीन ने भारतीय खेपों में आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएमओ तत्वों की मौजूदगी का आरोप लगाकर उन्हें अस्वीकार कर दिया था। भारतीय टूटे चावल की कीमत वर्तमान में 300 से 310 डॉलर प्रति टन है, जो थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफ़ी कम है। इस कम कीमत के कारण वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की भारी मांग है। ठीक है। ईरान संघर्ष के कारण ईंधन यानी बंकर फ्यूल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे शिपिंग कंटेनर की लागत 75 से 80 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई है। इसके बावजूद चीन और पश्चिम अफ्रीका से मांग स्थिर बनी हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए भारत का चावल उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि सुपर एल नीनो जैसी जलवायु घटनाओं से भविष्य में उत्पादन प्रभावित होने का जोखिम बना हुआ है। टूटे हुए चावल का उपयोग मुख्य रूप से पशु आहार यानी एनिमल फीड और शराब या एथेनॉल जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुमान के अनुसार आगामी 5 वर्षों में वैश्विक जीडीपी में लगभग कितनी वृद्धि होने की संभावना है? तो आंसर है 56 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 56 ट्रिलियन डॉलर की अभूतपूर्व वृद्धि की उम्मीद है। इस वृद्धि का सबसे बड़ा श्रेय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल नवाचार को दिया गया है, जो उत्पादकता में क्रांतिकारी सुधार लाएगी और सूचना प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण और ऊर्जा प्रणालियां इस बदलाव का नेतृत्व करेंगी। इसके अलावा कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी आधुनिकीकरण के जरिए लाभ होगा। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह विकास सभी क्षेत्रों में समान नहीं होगा। रियल एस्टेट और रसायन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में योगदान कम रह सकता है। ठीक है। बढ़ते कर्ज का बोझ, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे जोखिम इस विकास की गति को धीमा कर सकते हैं। स्वचालन और एआई के कारण कम लागत वाले श्रम पर निर्भर पुराने विकास मॉडलों के सामने नई चुनौतियां पैदा होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू क्रिकेटरों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट निकाय कौन सा बना? तो आंसर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन घरेलू खिलाड़ियों के लिए अनुबंध प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला सरकारी निकाय बन गया है। यह व्यवस्था 2026-27 सत्र से प्रभावी होगी। श्रेणीबद्ध संरचना, खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रेड ए जिसमें 12 लाख से 20 लाख सालाना मिलेगा, और ग्रेड बी में 8 लाख से 12 लाख और ग्रेड सी में 8 लाख सालाना मिलेगा। पात्रता की शर्तें, यह अनुबंध केवल उन खिलाड़ियों के लिए है जो आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं और जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। खिलाड़ियों का फिट होना और चयन समिति की सिफारिश अनिवार्य है। उद्देश्य, इस कदम का मुख्य उद्देश्य उन खिलाड़ियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है जो केवल घरेलू क्रिकेट जैसे रणजी ट्रॉफी पर निर्भर हैं। रणजी ट्रॉफी प्रोत्साहन, इससे पहले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी खिलाड़ियों की मैच फीस में 100% की वृद्धि कर लाल गेंद यानी टेस्ट फॉर्मेट के क्रिकेट को बढ़ावा देने का सफल प्रयास किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए
AI तकनीक का उपयोग करेगी? ठीक है, तो इसका आंसर है कार्लोज अल्कराज को। आप लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस में आयोजित महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीतकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है आर वैशाली जी। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने फीचर फोन जैसे जियो फोन उपयोगकर्ताओं के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? आंसर है BOB वर्ल्ड लाइट। ठीक है, इस नाम से इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्मार्टफोन और फीचर फोन के बीच के डिजिटल अंतर को कम करना है, ताकि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोग भी बिना स्मार्टफोन के बैंकिंग कर सके। BOB वर्ल्ड लाइट ऐप को जियो फोन प्राइम 4G जैसे उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कम इंटरनेट स्पीड पर भी सुचारू रूप से काम करता है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता UPI, स्कैन एंड पे, फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज जैसी जरूरी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों तक सीमित नहीं है, अन्य बैंकों के ग्राहक भी इसके माध्यम से बुनियादी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे नकदी पर निर्भरता कम होगी और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79th यानी 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों के विलय के साथ एक मुख्य आयुक्त के प्रांत यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में किया गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना था। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। इस वर्ष राज्य स्तरीय समारोह किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने ध्वजारोहण किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, सोंगटोंग करछम जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन कौन सा है। कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर है नागालैंड में। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।